स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम करेंगे इसमें जो है 3.8। तो हमने कर लिया था 3.7, हमने पूरा कर लिया था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 3.8। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में मुद्रीकरण अवधारणा, यानी भारत में जो मुद्रीकरण हुआ उसकी अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। तो क्या रहा इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें रेड कलर का बटन दबा के, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिलती रहे, ताकि आप जो है अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो चलिए फिर यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो क्या है हमारा भारत में मुद्रीकरण। मुद्रीकरण का तो आप जानते हो मतलब क्या होता है। मुद्रीकरण का मतलब होता है करेंसी यानी नोट को दोबारा से छापना। यानी क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, पहले आपने देखा होगा कि आपके सामने की बात है कि यहाँ पर आपका जो है नोट बंदी चली थी। मतलब आपके 500 के नोट, 500 रुपये का नोट जो है और 1000 रुपये का नोट, ये जो है बंद हो गए थे। 500 का नोट और 1000 रुपये का नोट बंद हो गए थे कुछ समय पहले। तो आपने क्या, और यहाँ पर इनके बदले में, इन दोनों के बदले में क्या हुआ था, इन दोनों के बदले में ये हुआ था कि जो ये जब बंद हुए ना, ये दोनों नोट जब बंद हुए तो यहाँ पर एक 2000 का नोट चला था, ठीक है, जो कि अभी भी चल रहा है। तो ये हुआ मुद्रीकरण, यानी जब पुरानी करेंसी को बंद करके नई करेंसी छापी जाती है तो उसे कहते हैं मुद्रीकरण, यानी पैसे को दोबारा छापना। ठीक है, नोट को दोबारा छापना, तो ये क्या है, मुद्रीकरण है। तो यहाँ पर हम इसमें विस्तार से पढ़ते हैं, आगे चलते हैं और समझते हैं मुद्रीकरण को एक विस्तार से कि क्या कैसे होता है मुद्रीकरण में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो आप देखते हैं मुद्रीकरण में, मुद्रीकरण की बात करें तो मुद्रीकरण में यहाँ पर मुद्रीकरण का अर्थ समझते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे हम मुद्रीकरण में जो है भारत में मुद्रीकरण कैसे हुआ, उसके बाद मुद्रीकरण के कारण समझेंगे, क्या क्या कारण थे मुद्रीकरण में, क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में विस्तार से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए, मुद्रीकरण का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया, मुद्रीकरण का मतलब होता है एक करेंसी को बंद करके दूसरी करेंसी, मतलब जो है एक, जब आपका नोट, जो नोट प्रचलित है बाजार कीमत, मतलब बाजार पर, अगर वह बंद कर दिया जाए, सरकार द्वारा जो है बंद कर दिया जाता है, आरबीआई द्वारा जो है बंद कर दिया जाता है, और उसके बदले में कोई नया नोट जारी करते हैं तो उसे कहते हैं हम मुद्रीकरण। ठीक है, यानी जब यहाँ पर जब आप नोट बंदी करते हैं, यानी नोट को बंद करते हैं और दूसरा नया नोट, पुराने नोट को बंद करते हैं और दूसरा नया नोट छपता है या दूसरा नया नोट जो है जारी होता है, तो उसे मुद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं भारत में मुद्रीकरण क्या होता है। भारत में भी मुद्रीकरण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में भी मुद्रीकरण हुआ था। आपने भी देखा होगा कि कैसे जो है 500 के और 1000 के नोट जो है बंद कर दिए गए थे और उसके बदले में 2000 का नोट और एक नया 500 का नोट जो है जारी किया गया था। तो ये आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी होंगी। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें देख रखी हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाता है। तो चलिए हम इसमें आसान है इसलिए हम जो है इसको और अच्छे से समझते हैं, आपको समझने में मदद मिलेगी इसे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अब देखते हैं मुद्रीकरण के कारण, क्या कारण थे। सरकार ने जो है यहाँ पर जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो है क्यों मुद्रीकरण किया, क्यों नोटों को बंद किया और नए नोट जारी करने का प्रावधान रखा, इसका क्या कारण था। इसके देखिए 5 कारण हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 5 कारण क्या है। काले धन को हटाना। तो मोदी जी जो क्या है चाहते थे कि काले धन को हटाया जाए। काले धन को कैसे हटाना, मतलब काले धन का मतलब क्या होता है, जैसे कि काले धन का मतलब है कि जैसे कि सरकार के रिकॉर्ड में नहीं होता धन। देखिए होता तो है लेकिन वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं होता। चलिए मैं आपको समझाता हूँ काले धन का मतलब क्या क्या होता है। काले धन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए ये एक बैंक है। क्या है ये बैंक है। यहाँ पर क्या है, ये बैंक है, ये है बैंक। ठीक है, ये बैंक है। अब यहाँ पर लोगों ने पैसा जमा करा, यहाँ पर जमाएं कर रखी हैं लोगों ने। तो यहाँ पर जितनी भी जमाएं होंगी, ठीक है, जितनी भी जमाएं होंगी ये बैंक क्या करेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है, अब आपको पता होगा कि जो जितने भी बैंक होते हैं ना, उनका नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण करता है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई करता है केंद्रीय बैंक।
यानी उनकी देख रेख रखता है, उनका रिकॉर्ड आरबीआई के पास होता है। देखिए जो भी जनता अपना बैंक में पैसा रखती है तो बैंक के पास उसका रिकॉर्ड होता है, और जो बैंकों के पास रिकॉर्ड होता है उसका रिकॉर्ड होता है आरबीआई के पास, सभी के पास, ठीक है, आरबीआई के पास होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आरबीआई जब चाहे वह बता सकती है कि देश में कितना धन है, ठीक है, कितने नोट जारी किए गए हैं, उसके हिसाब से कितना रिकॉर्ड है उनके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता सकती है आरबीआई, क्योंकि इसके पास रिकॉर्ड है एक एक चीज़ का, कितने नोट जारी किए थे और कितने नोट रिकॉर्ड में हैं, यानी कितनी मुद्रा की राशि जो है रिकॉर्ड में है और कितनी जारी की गई थी, उसमें कितना अंतर आया है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर जो है आरबीआई द्वारा जारी की गई, आरबीआई ने जो जारी की है मुद्रा, ठीक है, जितनी मुद्रा के नोट जो है जारी किए हैं आरबीआई ने, अगर उसके पास उतनी ही मुद्रा का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड, तो कोई बात नहीं, मतलब जितना जारी किया उतना उसके पास रिकॉर्ड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जितना जारी किया उससे कम रिकॉर्ड रहता है, कम रिकॉर्ड रहेगा तो मतलब क्या होगा, जब कम रिकॉर्ड रहेगा तो इसका मतलब ये आरबीआई सोचेगा कि कहाँ गया धन। मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 करोड़ सीआर, ठीक है, 10 करोड़ जारी किए थे, मैंने 10 करोड़ के नोट जारी किए थे, लेकिन पता चला यहाँ पर तो 8 ही करोड़ के नोट हैं, ठीक है, रिकॉर्ड में 8 करोड़ के, 10 करोड़ के जारी किए थे लेकिन रिकॉर्ड में 8 करोड़ के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास रिकॉर्ड में कम है। तो ये क्या पूछेगा, कहाँ गए 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ कहाँ गया भैया, 2 करोड़ नोट कहाँ गए, इसका मतलब ये है इसके रिकॉर्ड में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा तो रिकॉर्ड में हो नहीं सकता, जारी करने से जितने ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 10,000 करोड़ जारी किए हैं, लेकिन 8,000 करोड़ जो हैं इसके पास उपलब्ध है, इसका रिकॉर्ड है, लेकिन 2,000 का नहीं है, 2,000 यानी 2,000 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं है। तो अब सोचिए आप, यहाँ पर ये कहाँ गया, ये क्या किया, लोगों ने पैसा लिया और बैंक में जमा नहीं किया, उन्होंने कहीं पर एक संग्रहित करके रख लिया, मतलब छुपा करके रख लिया, जिसे कहते हैं, ये अब क्या बन गया, एक तरह से जब सरकार के पास जिन नोटों का रिकॉर्ड नहीं होता तो वो क्या बन जाता है, वो काला धन हो जाता है, काला धन कहते हैं उसको। ऐसा बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कोई करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 2 करोड़ जो है काले धन के रूप में संग्रहित है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी सरकार जो है, ठीक है, केंद्रीय सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर नोटों की बंदी कर दी, यानी मुद्रीकरण किया गया। तो ये शब्द बहुत अच्छा है, मुद्रीकरण, ठीक है, मुद्रीकरण कर दिया गया। तो मुद्रीकरण क्या करता है, काले धन को रोकता है। आई होप यहाँ पर आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा। अब तो यहाँ पर मुद्रीकरण क्या करेगा, आपके काले धन को रोकेगा, ठीक है भाई, मुद्रीकरण ने काले धन को रोका। अब मुद्रीकरण काले धन को रोकता है, उसके बाद जाली करेंसी पर चोरी, यानी जाली करेंसी को हटाता है। जैसे कि कोई जाली करेंसी भी जारी हो जाती है ना, तो यहाँ पर जब जाली करेंसी जारी होगी तो जितने नोट आरबीआई ने जो है इशू किए थे, जारी किए थे, उससे कहीं ज़्यादा उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने 10 करोड़ किए थे तो वहाँ पर उसका रिकॉर्ड कितना हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड हो जाएगा 12 या 11 करोड़ ऐसे हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि देश में जाली करेंसी है, क्योंकि रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, बराबर होगा या कम होगा, ठीक है। जाली करेंसी जब होगी तब, अगर रिकॉर्ड ज़्यादा हो गया तो जाली करेंसी है। तो यहाँ पर जो है मुद्रीकरण का कारण था काले धन को हटाना, यानी जाली करेंसी को हटाना, और साथ ही कर की चोरी को रोकना। देखिए अब क्या कर की चोरी करते हैं तो इसको भी रोका जा सकता है मुद्रीकरण के माध्यम से। उसके बाद अर्थव्यवस्था में नकदी व्यवस्था को हतोत्साहित करना। क्या होता था, नकदी में जो है व्यवहार होता था, तो उससे क्या होता था, रिकॉर्ड नहीं होता था उसका, और रिकॉर्ड ना होने की वजह से सरकार के पास जो है उसका रिकॉर्ड नहीं पहुंचता था, जिस कारण से जो है वास्तविक रूप से पता ही नहीं चलता था कि धन कितना नोट जो है, कितने नोट जो है जनता के पास उपलब्ध हैं, जितने जारी किए गए उतने या उससे कम। तो इसीलिए नकदी व्यवस्था को खत्म किया गया, हतोत्साहित मतलब उसको कम किया गया, उसको हानि पहुंचाई गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है मुद्रास्फीति
को रोकना। यानी मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा में वृद्धि हो जाना, कम हो जाना, तो ये मुद्रास्फीति होती है। तो मुद्रास्फीति को रोकना यानी मुद्रा की मांग को रोकना, ज़्यादा मांग हो जाती है ना मुद्रा की, तो कैश की मतलब ज़्यादा मांग होती है, तो उस चीज़ को रोकना। तो यहाँ पर 5 कारण थे हमने पढ़े, काले धन को हटाना, जाली करेंसी को हटाना और कर चोरी को रोकना। साथ ही अर्थव्यवस्था में नकदी व्यवस्था को हतोत्साहित करना और मुद्रीकरण यानी मुद्रास्फीति को रोकना। तो ये कारण थे जो है मुद्रा जो है रोकने के लिए, यहाँ पर 5 कारण थे। ठीक है, तो आप याद रखें कि मुद्रीकरण के कारण क्या थे, मुद्रीकरण क्यों किया गया था, क्या क्या कारण थे, तो ये हैं। चलिए अब देखते हैं मुद्रीकरण के लाभों के बारे में। तो मुद्रीकरण में क्या क्या लाभ है, मुद्रीकरण के लाभ क्या क्या थे, काले धन की कमी, तो यही लाभ है, जैसे कि कारण भी था इसीलिए किया था ताकि इसको जो है कम किया जा सके, तो ये यहाँ पर लाभ के रूप में हमारे सामने आता है। तो काले धन में कमी करना, उसके बाद गैर कानूनी गतिविधियों में कमी कर देता, और जैसे मुद्रीकरण से क्या होगा, गैर कानूनी गतिविधियाँ जो कि कैश पर होती थी और उनका रिकॉर्ड नहीं होता था, उन पर क्या होगा, गैर कानूनी जो गतिविधियाँ हैं उन पर रोक होगी, यानी कमी हो जाएगी। तो काले धन में कमी, गैर कानूनी गतिविधियों में कमी, उसके बाद जाली करेंसी में कमी। जाली करेंसी में कमी मतलब आप बता चुके हैं, पहले ही देखा है कि ये किस लिए हुआ था, जाली करेंसी को कम करने के लिए यानी हटाने के लिए हुआ था, तो जाली करेंसी में कमी होगी। नगद रहित अर्थव्यवस्था, तो हमने यहाँ पर देखा था कि कारण क्या था, क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था ताकि यहाँ पर जो है नगद रहित, नगद को हतोत्साहित किया जा सके, नगदी को। तो यहाँ पर नगद रहित, बिना नगद की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर लोगों के पास कैश नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है एक डिजिटल पेमेंट द्वारा यानी या बैंकों द्वारा जो है यानी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो है नगद नहीं होना चाहिए, नगद रहित, रहित का मतलब नगद नहीं। ठीक है, उसके बाद सरकारी देयताओं में कमी, जो सरकारी देयताएं हैं उसमें कमी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कर राजस्व में वृद्धि, कर राजस्व में बढ़ाने के लिए, कर राजस्व मतलब कर में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, राजस्व कर जो सरकार को मिलता है तो वो उसमें वृद्धि करने के लिए। तो ये यहाँ पर जो 6 लाभ देखे हमने, क्या क्या लाभ हैं, क्या लाभ हैं देखिए, दोबारा से रिवाइज करते हैं। काले धन में कमी करने के लिए मुद्रीकरण किया गया, गैर कानूनी गतिविधियों में कमी करने के लिए जो है मुद्रीकरण किया गया, जाली करेंसी में कमी करने के लिए मुद्रीकरण किया गया, और नगद रहित अर्थव्यवस्था पाने के लिए जो है मुद्रीकरण किया गया, सरकारी जो है देयताओं में कमी करने के लिए जो है मुद्रीकरण किया गया था, ये लाभ है, और कर राजस्व में वृद्धि हुई, इससे ये लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 लाभ देखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में और देखते हैं मुद्रीकरण के जो है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं मुद्रीकरण के प्रतिकूल प्रभाव। यानी आपने देखा कि देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ होती है उसके अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है मुद्रीकरण के अच्छे पहलुओं को और बुरे पहलुओं को सभी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक देख लिया मुद्रीकरण के लाभ, क्या क्या लाभ थे मुद्रीकरण के। अब हम समझेंगे यहाँ प्रतिकूल प्रभाव मतलब क्या क्या हानियां हुई, क्योंकि क्या है ना, हानि भी इसमें सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हानि है। तो हम देखिए यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि ये तो वैसे भी याद कर सकते हैं आप इस स्थिति से गुजर चुके होंगे, आपको इसके बारे में अनुभव होगा, तो आप अपने अनुभव के आधार पर भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वही आप लिखें। ठीक है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट देनी होगी। ठीक है, यानी आपका जो है कथन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मुद्रीकरण के प्रतिकूल प्रभाव, मुद्रीकरण करने से जो क्या हुआ, प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसके जो है बुरे प्रभाव क्या क्या पड़े, जनता को यानी जनता को असुविधा हुई। क्या हुई है, जनता को असुविधा, जनता को क्या हुई, असुविधा हुई। यानी जनता जो गरीब जनता थी, मतलब उनको क्या करना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा। आपने देखा होगा जब मुद्रीकरण हुआ था तो लोग घंटों तक जो है लाइन में लगे रहते थे बैंकों की और पैसे लेने के लिए, और अर्थव्यवस्था जो है बहुत खतरे में आ गई थी। मतलब क्या है कि उनके पास धन नहीं था, तो वो नोट चेंज करने के लिए जो है लाइन में खड़े रहते थे घंटों तक। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पर जनता को असुविधा हुई थी। आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ। जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है ना, आर्थिक गतिविधियाँ जैसे घर में जीवन यापन चल रहा है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, आप लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी करेंसी ही बंद कर दी गई। मान लीजिए आप 500 का नोट लेकर गए हैं कुछ सामान लेने, और आपको पता चला कि आपका नोट तो चल ही नहीं रहा, उसकी वैल्यू ही नहीं रही क्योंकि वो बंद हो चुका है। तो अब क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां जो होने वाली हैं वो बाधित हो जाएंगी और आपको जो आर्थिक गतिविधियों में
हानि होने लगेगी, मतलब जो है यहाँ पर आपकी आर्थिक गतिविधियाँ प्रतिकूल प्रभावित हो जाएंगी प्रतिकूल रूप से। ठीक है, उसके बाद सरकार के लिए महंगा पड़ा, क्योंकि सरकार को जल्दी जल्दी काम करना पड़ा, जल्दी जल्दी नोट छापने पड़े। ठीक है, तो ये सरकार के लिए भी महंगा पड़ा। गैर नगद सौदे में परेशानी। अब देखिए, पहले नगद सौदा होता था तो आसानी से क्या है, सौदा हो जाता था, लोग पैसे निकाल के जेब से दे देते थे, बस आपका सौदा हो गया। अब देखिए गैर नगद, अब नगद तो है नहीं पैसा, अब देना पड़ेगा बैंक से या चेक से, ठीक है, या डेबिट कार्ड से करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है नगद रहित व्यवस्था खत्म हो गई, जिसके कारण जो है यहाँ पर अभी भी है नगद रहित व्यवस्था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादातर खत्म हुई। तो इससे क्या हुआ कि नगद सौदे में परेशानी आई, लेन देन जो होते थे जो आसानी से हो जाते थे कैश में, अब उसे जो है डिजिटल रूप से होना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है नगद सौदों में परेशानी आई। भ्रष्टाचार और धोखा, भ्रष्टाचार और धोखा भी हुआ इसमें। देखिए, एक तरफ तो भ्रष्टाचार और धोखे को इसने रोका भी, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और धोखा हुआ, क्योंकि क्या है, जब लोगों का धन बंद होने लगा तो लोग नए नए तरीके खोजने लगे कि किस तरह से काले धन को बचाया जाए, यानी काले धन को वाइट किया जाए, काले धन की रक्षा की जाए। तो ये थे हमारे यहाँ पर क्या है, 5 हैं, और भी हम देखेंगे 2 और कारण हैं इसके, और देखते हैं 2 और हैं इसकी मतलब प्रतिकूल प्रभाव। तो देखिए, ये रहा हमारा प्रतिकूल प्रभाव। 6 नंबर पे आता है हमारा प्रतिकूल प्रभाव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यान्वयन में परेशानी। ये कार्यान्वयन में परेशानी मतलब जो कार्य कर रहे थे, अलग अलग कार्य हो रहे थे, उनमें परेशानी हो रही थी। ठीक है, कार्यान्वयन में परेशानी होती है। दैनिक मजदूरी अर्जित करने वालों को भारी हानि हुई। देखिए, जो दैनिक मजदूरी करते थे उन्हें कैश के रूप में, नगद के रूप में रोजाना पैसा मिलता था। तो अब देखिए, अब वो नगद के रूप में पैसा नहीं मिल पा रहा था, नगद के रूप में पैसा नहीं मिल पा रहा था, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए पर्याप्त धन का अभाव होने लगा, यानी पर्याप्त धन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो दैनिक रूप से मजदूरी करते हैं और रोज के रोज वो कैश के रूप में जो है अपने लिए मजदूरी प्राप्त करते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं, जिससे कि उनको क्या हुआ, अब उन्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि नकदी तो बंद हो गई थी, नकद रहित व्यवस्था जो है खत्म हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी, इससे हानि हुई। तो हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में, तो देखिए हमने यहाँ पर जो है मुद्रीकरण के प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। तो पहला प्रभाव है जनता को असुविधा हुई, आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ, सरकार के लिए महंगा पड़ा और गैर नगद सौदों में परेशानी हुई, और साथ ही यहाँ पर भ्रष्टाचार और धोखा हुआ, और यहाँ पर क्रियान्वयन में परेशानी हुई, जो काम चल रहे थे उनमें कार्य करने में बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा। उसके बाद दैनिक मजदूरी अर्जित करने वालों को भी भारी हानि हुई। तो हमने यहाँ पर ये 7 कारण, मतलब 7 जो है प्रतिकूल प्रभाव के कारण देखे, तो ये सारी हमने देख लिए। तो अब आप क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिकूल प्रभाव क्या है, तो आप इनमें से जो है कोई भी 6, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 7 ही लिख दें। अगर आपको 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा देखिए, याद रखें, मैं टिप्स देता हूं कि जब भी आप लिखें जो है क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, 1 या 2 पॉइंट ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना है, यानी 1 पॉइंट तो आपको लिख ही देना है एक्स्ट्रा जो है। अगर टाइम बचता है तो 1 पॉइंट के लिए जगह छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो है टाइम बचने के बाद 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख दीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपका जो है कंटेंट जो आपने लिखा है क्वेश्चन में, जो है आंसर लिखा है आपका, बहुत ही बढ़िया दिखेगा। जो एग्जामिनर है वो आपको फुल मार्क्स देगा, यानी अच्छा लगेगा, और उसको पता रहेगा, मतलब लगेगा कि इसने बच्चे ने लिखा है और बहुत बढ़िया लिखने की कोशिश की है, तो वो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊं कि कैसे जो है आंसर्स को लिखें बेहतर तरीके से, ताकि जो है एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सके, ठीक है। अगर आपको आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ 1-2 पॉइंट भी आता है ना, तो किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करें, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा कि किस प्रकार से जो है प्रेजेंटेशन करें अपनी जो है एग्ज़ाम में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।